हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लिया। इसके साथ ही हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है, तो हमने कंपोनेंट्स भी देख लिए थे और साथ ही साथ में हमने फंक्शंस को भी डिस्कस कर लिया था। इसके बाद में हम सेकंड जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है बेटा गोल्जी बॉडी। सेकंड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल में है गोल्जी बॉडी। तो फर्स्ट था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल में और सेकंड है गोल्जी बॉडी। ठीक है, अभी हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल को डिस्कस कर रहे हैं। तो गोल्जी बॉडी कैसे स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी, तो हमने देखा कि फर्स्ट तो ये कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। कैसा है बेटा, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। कैसा ऑर्गेनेल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है ये। क्लियर। इसके बाद में डिस्कवरी का पार्ट हमें पता होना चाहिए कि डिस्कवरी किसने की, गोल्जी बॉडी की। कई बार ये भी क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। तो डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट का नाम बेटा कैमिलो गोल्जी। क्या नाम बेटा, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट का नाम है और इसी साइंटिस्ट ने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। तो गोल्जी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। गोल्जी बॉडी को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम कैमिलो गोल्जी है। फिर इसके बाद में गोल्जी बॉडी भी अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनता है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना है, ऐसे गोल्जी बॉडी भी अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसमें प्रेजेंट होता है ये गोल्जी बॉडी। Golgi body is present in all eukaryotic cell except mature mammalian RBC। और RBC को क्या बोलते हैं बेटा, RBC को बोलते हैं हम एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को बोलते हैं हम एरिथ्रोसाइट। तो गोल्जी बॉडी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने और इसके साथ गोल्जी बॉडी एक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में सारे तरह के ऑर्गेन होते हैं। एडवांस सेल होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड और जितने भी मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल है, सारे तरह के सेल ऑर्गेनेल इस यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन गोल्जी बॉडी एब्सेंट एक मैमेलियन सेल के अंदर होती है बेटा, क्योंकि मैमल्स कैसे है बेटा, मैमल्स के अंदर हमेशा यूकैरियोटिक सेल है। तो एक ऐसा मैमल है जिसके अंदर एक ऐसा मैमल की सेल है जिसके अंदर आरबीसी क्या है बेटा, आरबीसी के अंदर ये गोल्जी बॉडी एब्सेंट है। तो क्या है वो, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। जितनी मैमल्स हैं उनकी आरबीसी के अंदर ये गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहां तक नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है, रफ कर रहा हूं बेटा मैं। हम और एक सेल देखेंगे बेटा, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तब हम देखेंगे एक और ऐसी सेल है जिसके अंदर सब कुछ एब्सेंट है। जैसे हमने देखा कि एक आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है, गोल्जी बॉडी एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। ऐसे ही और भी सेल है
तो हम डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे उनका नाम आएगा हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। गोल्जी बॉडी is absent in prokaryotic सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा सा नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको और सही से लिख देता हूं, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम कंपोनेंट्स, ठीक है। गोल्जी बॉडी इज मेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स और कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो, तो फर्स्ट बेटा जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था सिस्टर्नी, तो गोल्जी बॉडी के अंदर भी सिस्टर्नी प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेसाइकल प्रेजेंट है, तो यहां भी वेसाइकल प्रेजेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ट्यूबुल्स भी प्रेजेंट होती है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंपैरिजन में देखें तो बहुत ही कम अमाउंट में या फिर नेग्लिजिबल अमाउंट में यहाँ पे ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ यहाँ पर वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, वैक्यूल्स। तो सिस्टर्नी, वेसाइकल, ट्यूबुल्स और वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। ट्यूबुल्स के नंबर बहुत ही कम होते हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। तो हमने देखा कि सिस्टर्नी, वेसाइकल, ट्यूबुल्स और वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। इन स्ट्रक्चर से मिलकर ये गोल्जी बॉडी फॉर्म होता है। तो हम इसके बाद में गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लिया, रफ कर रहा हूं मैं इसको। एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम, छोटी सी सिंपल सी स्ट्रक्चर है। इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी एक गोल्जी बॉडी की, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है बेटा सिस्टर्नी। ये क्या है, सिस्टर्नी। ये जो आपको देखने को मिल रही है ये है सिस्टर्नी, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे आपको इस तरीके से कुछ वेसाइकल्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे बड ऑफ होके कुछ वेसाइकल्स आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये कुछ वेसाइकल्स फॉर्म हो रही है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। कुछ वेसाइकल्स यहां से फॉर्म होती हुई दिखेगी आपको इस तरीके से। हम देखते हैं कि क्या फंक्शन होता है इस गोल्जी बॉडी का या गोल्जी एपरेटस का, ठीक है। तो मैंने कुछ यहां वेसाइकल्स बनाई है, ठीक है बेटा। अब इसमें जो गोल्जी बॉडी है इसमें 2 साइड हमें देखने को मिलती है। एक साइड देखने को मिलती है ऊपर की तरफ, और ये वाला जो पार्ट होता है बेटा, ये वाला जो साइड है इसको बोलते हैं सिस फेस। क्या बोलते हैं बेटा, सिस फेस। और ये जो नीचे वाली साइड है इसको बोलते हैं बेटा ट्रांस फेस। इसको बोलते हैं हम ट्रांस फेस। तो कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें कि सिस फेस कौन सा होता है, सिस फेस किस तरफ होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जो साइड होती है उसे बोलते हैं हम सिस फेस, और जो साइड दूसरी अपोजिट साइड में होती है या फिर बोल सकते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है उसको बोलते हैं हम ट्रांस फेस। तो 2 फेज होती है गोल्जी बॉडी में। यहां पर आपको जो सिस फेज दिख रहा है, सिस फेज,
ये सिस फेज होता है बेटा, यहां लिख देता हूं मैं, ये जो सिस फेज है, सिस फेज कैसा होता है, ये सिस फेज ये रिसीविंग साइड होती है बेटा, रिसीविंग साइड, ठीक है। ये कैसी होती है, ये रिसीविंग साइड होती है। और ये जो नीचे वाली साइड दिख रही है आपको, ये वाली कैसी है, ये शिपिंग साइड है। अभी हम डिस्कस करते हैं, अभी जब मैं इसके फंक्शन आपको बताऊं किस तरीके से वर्क कर रही है, आपको समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। इसके बाद में बेटा ये जो सिस्टर्नी के अंदर का ये जो आपको जितना भी ये फ्री पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम ल्यूमन, इसको बोलते हैं हम ल्यूमन, ठीक है। ये सिस्टर्नी है ना, ये वेसाइकल्स है, ये क्या है बेटा, ये वेसाइकल्स है, क्लियर। ये वेसाइकल कहां से आ रही है, ये वेसाइकल आ रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से, क्योंकि सिस फेज है, रिसीविंग फेज है बेटा। इसके इस साइड में क्या प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितने भी चीजें बन रही है, जितना भी रॉ मटेरियल बन रहा है, सपोज प्रोटीन बन रही है बेटा, ऑयल बन रहे हैं, लिपिड बन रहे हैं, हमने डिस्कस किया था फंक्शंस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो जितने भी चीजें एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, उतनी वो सब चीजें यहां पर आएगी इन वेसाइकल्स की फॉर्म में पैक होके, ठीक है, इन वेसाइकल्स की फॉर्म में पैक होके। पैक होने के बाद मतलब ये कहां से आएगी, ये वेसाइकल कहां से फॉर्म हो गया, ये आई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब ये जो वेसाइकल्स है, ये आके इन सिस्टर्नी के साथ में फ्यूज होगी, ठीक है। ये इस तरीके से यहां पर फ्यूज हो रही है। मैं एरो कर देता हूं, ये जो वेसाइकल है, ये आके इस गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी के साथ में फ्यूज हो रही है। फ्यूज होने के साथ में ही इसके अंदर, ये वेसाइकल के अंदर, वेसाइकल खाली नहीं है बेटा, इन वेसाइकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, इन वेसाइकल्स के अंदर कुछ केमिकल प्रेजेंट है, कुछ भी हो सकता है, सपोज प्रोटीन है कोई, है ना। अब ये जो केमिकल्स है, ये इस वेसाइकल्स के अंदर है। अब ये जो आपको सिस्टर्नी दिख रही है, इन सिस्टर्नी के अंदर भी केमिकल भरे होते हैं बेटा, इनके अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, खाली नहीं होती है ये, इनके अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये खाली नहीं होती है, क्लियर। अब क्या होगा, जैसे ही ये केमिकल्स, जैसे प्रोटीन है, ये प्रोटीन वाली वेसाइकल्स इन सिस्टर्नी के साथ में फ्यूज होगी, तो क्या होगा, जैसे ही केमिकल इस सिस्टर्नी के अंदर आएंगे, इन सिस्टर्नी के अंदर भी कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है, ये केमिकल्स के थ्रू इन प्रोटीन्स का क्या होगा, मॉडिफिकेशन, ठीक है, मॉडिफिकेशन होगा। और मॉडिफिकेशन होने के बाद में जो नया केमिकल बन रहा है, सपोज यही प्रोटीन्स एंजाइम की फॉर्म में मॉडिफाई हो रहे हैं, तो अब ये जो आपको वेसाइकल दिख रही है, इस वाली वेसाइकल के अंदर क्या है, इस वाली वेसाइकल के अंदर जो केमिकल है वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, एंजाइम की फॉर्म में। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं बेटा, ये क्या है, एंजाइम में कन्वर्ट हो गए, इसके अंदर जितने भी केमिकल हैं वो एंजाइम की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। मैं इस तरीके से रेड डॉट भी दिखा देता हूं यहां पर, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा, क्लियर। यहां पर केमिकल्स आए थे कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जैसे ही केमिकल वाली वेसाइकल इन सिस्टर्नी के साथ में फ्यूज हुई, इनके अंदर कुछ चेंज हुआ, और चेंज होके यही केमिकल्स, एग्जाम्पल हमने लिया कि एंजाइम की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि बेटा जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। सपोज ये प्रोटीन बन के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया और उसको मॉडिफाई एंजाइम की फॉर्म में किसने कर दिया, इस गोल्जी बॉडी ने, क्लियर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि दो फेजेस में, सिस फेज और ट्रांस फेज। सिस फेज होता है रिसीविंग साइड, और किस साइड होता है, ये किस तरफ इसका डायरेक्शन होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। ट्रांस फेज मतलब होता है बेटा शिपिंग फेज, है ना, जहां से बनके या मॉडिफाई होके ये वेसाइकल्स रिलीज हो रही है, जहां पर भी इनकी जरूरत होगी वहां तक ये मूव करेंगे, डिस्पैच होंगी, ठीक है। तो शिपिंग फेज कौन सा है, ये वाला फेज, ठीक है। और ये फेज किस साइड में होता है, किस डायरेक्शन में होता है, तो प्लाज्मा लेमा की तरफ, क्लियर। ये जो है आपने देखा, ये वाली वेसाइकल्स कहां से आ रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये वाली जो है कहां से रिलीज हो रही है, इस ट्रांस फेज से। नोट डाउन कीजिए बेटा इसका डायग्राम।
ठीक है बेटा, रफ कर दूं मैं इसको। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ इसके फंक्शंस। पहले एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बेटा। हमने जहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंसेस हमने देखे थे, वहां पर हमने एक पॉइंट नोट डाउन किया था कि प्लांट्स के अंदर ये गोल्जी एपरेटस के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो अभी हमने कंपोनेंट्स देखे, ये कंपोनेंट्स स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए वहां पर इन गोल्जी बॉडी को या फिर जो गोल्जी एपरेटस है उसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा, डिक्टियोसोम। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ Golgi bodies are present in scattered form inside a plant cell। ठीक है, so regarded as डिक्टियोसोम। ठीक है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं हम, डिक्टियोसोम। ठीक है, तो डिक्टियोसोम प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। गोल्जी बॉडी का लिख रहे हैं पॉइंट, इट इज सीक्रेटरी इन नेचर। गोल्जी बॉडी कैसा होता है बेटा, नेचर में सीक्रेटरी नेचर का होता है। मतलब क्या करता है, कुछ सीक्रेशंस से रिलेटेड इनके फंक्शंस होते हैं, हमेशा सीक्रेशंस में इन्वॉल्व होता है, हमेशा क्या करता है, सीक्रेट करता है कुछ ना कुछ। ठीक है, अभी हम फंक्शंस डिस्कस करते हैं। पहले इन दो पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए कि प्लांट्स के अंदर, प्लांट सेल में ये जो गोल्जी बॉडी है, इसके कंपोनेंट्स स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, फैले हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में, और इसीलिए इसको बोला जाता है डिक्टियोसोम। क्लियर। एनिमल सेल के केस में हम बात करते हैं गोल्जी एपरेटस से गोल्जी बॉडी वर्ड को यूज करते हैं, लेकिन प्लांट सेल में हम डिक्टियोसोम वर्ड यूज करते हैं। कई बार आपको कोई प्लांट सेल दे सकता है, वहां पे लेबल करके दे सकता है डिक्टियोसोम, तो आपको पता लगा सकते हो आप इजीली न्यूक्लियस को देख के, या फिर इस डिक्टियोसोम को देख के, या फिर लेस नंबर ऑफ लाइसोसोम देख के आप पता लगा सकते हो कि ये एक प्लांट सेल है और दूसरी हो सकती है एनिमल सेल। इसका सीक्रेटरी फंक्शन होता है, मतलब सीक्रेशंस में इन्वॉल्व होते हैं ये गोल्जी बॉडी, है ना, कुछ ना कुछ सीक्रेशंस करते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, फटाफट इसके फंक्शंस लिख लेते हैं हम। क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं। तो बेटा बहुत सारे फंक्शंस है इसका, है ना, लिखते हैं ना शॉर्ट में। जैसे सेल वॉल फॉर्मेशन का काम भी गोल्जी बॉडी करती है। जितने भी सेल वॉल के कंपोनेंट्स हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन, सेल्यूलोज, काइटिन, उन सबको रिलीज करने का काम भी गोल्जी बॉडी करती है। ठीक है, इसके बाद में बायोसिंथेसिस ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जितने भी रेटिनल पिगमेंट्स हैं उनको बनाने का काम भी ये गोल्जी बॉडी करती है। जितने भी ऐसे पिगमेंट्स हैं जो हमें विजिबिलिटी में हेल्प करते हैं, देखने में मदद करते हैं हमारी आईज के अंदर, हमारी आईज की सेल के अंदर, तो वो है रेटिनल पिगमेंट्स, और उन्हें भी बनाने का काम ये गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन एंड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस मतलब आपने देखा होगा कि लार्वल स्टेज से एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होने को बोलते हैं हम मेटामॉर्फोसिस। तो आपने देखा होगा एक लार्वल स्टेज में और एक एडल्ट में जितने भी चेंजेस होते हैं, जैसे लार्वा के अंदर टेल प्रेजेंट होती है, अगर फ्रॉग की बात करें बेटा हम टेडपोल में,
तो वो टेल जो है धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है। एक एडल्ट में जब ट्रांसफॉर्म होता है टेडपोल, तो वो जो टेल पार्ट है वो रिड्यूस कैसे हो रहा है, तो इसी मेटामॉर्फोसिस में हेल्प कौन करता है, गोल्जी बॉडी को रिड्यूस करने में कौन हेल्प करता है, ये गोल्जी बॉडी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में एक्रोसोम जो होते हैं बेटा, एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स ही गोल्जी बॉडी की वजह से ही बनते हैं। ठीक है, ये हार्मोन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, एंजाइम्स और हॉर्मोन्स बनाने का काम भी ये गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, जितने भी कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, ये लिख देता हूं एक पॉइंट बेटा, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर है ना, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस, इन सब में ये गोल्जी बॉडी ही हेल्प करता है। तो गोल्जी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितने भी रॉ मटेरियल आते हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन करता है और मॉडिफिकेशन करके उसे अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। सेल वॉल बनाने का काम भी, सेल वॉल में जितने केमिकल्स होते हैं वो क्या होती है बेटा, किन केमिकल्स की बनी होती है सेल वॉल, तो कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी होती है। तो कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने का काम भी ये गोल्जी बॉडी करता है। सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम भी गोल्जी बॉडी करता है। रेटिनल पिगमेंट्स बनाने का काम भी गोल्जी बॉडी करता है। हमारी बॉडी के अंदर मिलेनिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर डार्क होता है, तो उसको बनाने का काम भी ये गोल्जी बॉडी करता है। फर्टिलाइजेशन में भी ये गोल्जी बॉडी हेल्प करता है बेटा, है ना, जो एंजाइम्स होते हैं, या फिर मेटामॉर्फोसिस में भी ये गोल्जी बॉडी हेल्प करता है। साथ ही साथ में एक और फंक्शन लिख सकते हैं हम कि इट हेल्प्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को बनाने में भी ये हेल्प करता है। नोट डाउन कर लेना बेटा एक और पॉइंट कि ये हेल्प करता है लाइसोसोम फॉर्मेशन में, इट हेल्प्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, नोट डाउन कर लेना बेटा, स्पेस नहीं है यहां पर। तो हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन एंड मेटामॉर्फोसिस, एंजाइम्स बनाने का काम करता है, ये हार्मोन्स बनाने का काम करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। चलो ये लिख देता हूं अगर आपको दिख रहा है तो, और साथ ही साथ में ये लाइसोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है बेटा, रफ कर दो उसको मैं। तो हमें ये गोल्जी बॉडी के फंक्शन समझ में आ गए। फटाफट से हम एक और डिस्कस कर लेते हैं। गोल्जी बॉडी के बाद में बेटा हम डिस्कस करते हैं लाइसोसोम। ठीक है, थर्ड सेल ऑर्गेनेल है, तो इसके कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बेटा हम। जैसे ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। कैसा सेल ऑर्गेनेल है बेटा, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। डिस्कवरी की थी इसकी, डिस्कवर्ड बाय, इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार आ जाता है, तो क्रिश्चियन डिड्यू। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन डिड्यू जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। क्लियर। गोल्जी बॉडी को किसने डिस्कवर किया था बेटा, तो गोल्जी बॉडी को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी। ठीक है, क्या नाम है बेटा, कैमिलो गोल्जी। और लाइसोसोम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन डिड्यू। क्लियर। लाइसोसोम
contain hydrolyzing enzyme is called hydrolysis enzyme. ठीक है, hydrolysis enzyme. Lysosome contains hydrolytic nature of enzyme. Hydrolytic enzyme is called hydrolysis. ठीक है, यहाँ पर इसको हटा थोड़ा सा, ये से अच्छा लग रहा है, हाइड्रोलिसिस. ठीक है, तो लाइसोसोम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है. इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम्स बनाने का काम गोल्जी बॉडी करता है. मतलब लाइसोसोम फॉर्मेशन में गोल्जी बॉडी हेल्प करता है. नोट डाउन कीजिए बेटा. ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं उसको मैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा. इट एक्ट्स एज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम. ठीक है बेटा, ये क्या करता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है. जितनी भी वर्न आउट या फिर पुअरली परफॉर्म्ड सेल होती है उनको ये सेल से क्लीन करने का काम करता है. क्लियर. इट इज पॉलीमॉर्फिक इन शेप. ये कैसा होता है बेटा, पॉलीमॉर्फिक होता है शेप में. इसका कोई डिफाइनेट शेप नहीं है, इसका शेप अलग अलग हो सकता है. तो कोई फिक्स शेप नहीं है इसका, पॉलीमॉर्फिक है, बहुत सारे शेप में ये प्रेजेंट हो सकता है. ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है. इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन. ठीक है, ये सेल के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, और या फिर बोल सकते हैं हम ऑटोफैगिक इन नेचर. कैसा होता है बेटा, ये ऑटोफैगिक होता है नेचर में. अपने ही सेल के सेल ऑर्गेनेल को ये डाइजेस्ट कर सकता है. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सो रिगार्डेड एज suicidal bags. ठीक है, इट हेल्प्स इन इंटरसेलुलर डाइजेशन, सो रिगार्डेड एज सुसाइडल बैग्स. ये सुसाइडल बैग्स की तरह होते हैं. अगर ये बस्ट हो जाए, अगर ये बेटा फट जाते हैं, तो इनके अंदर से बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि किसी भी सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं. तो सेल के अंदर अपने ही सेल के सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेल कैसे हो जाएगी बेटा, सेल खत्म हो जाएगी. सेल के अंदर जितने भी फंक्शन करने वाले हैं वो तो सभी ये सेल ऑर्गेनेल है. अगर ये सेल ऑर्गेनेल ही डाइजेस्ट हो जाएंगे तो सेल अपना वर्क कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. जितनी भी ऐसी सेल्स होती हैं जो कि डेड सेल्स होती है हमारी बॉडी में, तो उनको भी रिमूव करने का काम, क्लीन करने का काम ये सुसाइडल बैग्स करते हैं, लाइसोसोम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐसे एंजाइम है जो कि किसी भी सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं. साथ ही साथ में ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इंफेक्शियस एजेंट एंटर करते हैं तो उनको भी ये किल करने का काम करते हैं. ठीक है, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं. तो इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं. क्लियर. तो आप जो जैसे आप बेटा देखते हो WBC है ना, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स. तो व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स के अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो ग्रैन्यूल्स भी ये लाइसोसोम ही होते हैं. तो WBC हमें इन्फेक्शियस एजेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. तो मतलब उसके पास क्या है, उसके अंदर ही गोल्जी बॉडी ही है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो हमें डिजीज से बचा रहा है, जो इन्फेक्शियस एजेंट को किल कर रहा है. तो लाइसोसोम हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है
है ना, WBC की फॉर्म में, क्योंकि WBC के अंदर ये लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, है ना, वहां पर इनको लाइसोम नहीं बोलते, वहां पर इनको बोलते हैं ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो ये ग्रेन्यूल्स, ये लाइसोम ही होते हैं WBC के अंदर, जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करते हैं, सेल को क्लीन करते हैं, पॉलीमॉर्फिक शेप के होते हैं, अलग अलग शेप हो सकता है, ठीक है। डाइजेशन कर सकते हैं इंटरसेलुलर, अपने ही सेल के अंदर अगर कोई सेल ऑर्गेनेल प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो उसको ये डाइजेस्ट कर देंगे, क्लीन करने का काम करते हैं ये। तो इसीलिए इनको कहा जाता है सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, सेल के सुसाइडल बैग्स। अगर बस्ट हो जाते हैं बेटा तो इनके अंदर से एंजाइम्स रिलीज होते हैं और ये एंजाइम किसी भी सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हम इतना पार्ट डिस्कस करेंगे, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।